जय हिंद दोस्तों। समाज निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में हर व्यक्ति की अपनी एक अलग भूमिका होती है और कोई व्यक्ति कैसी भूमिका निभाने वाला है ये निर्भर करता है कि उसको बचपन से इन्वायरमेंट कैसा मिला है, उसकी इंस्टीट्यूशंस कैसी रही हैं। और दोस्तों, इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में एक सबसे बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा की। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा व्यवस्था बचपन से ऐसी रही है कि 15 से 20 साल शिक्षा में देने के बाद हमारे पास कुछ सीमित विकल्प रह जाते हैं। जैसे कि या तो हम गवर्नमेंट की जॉब अगर हमने पकड़ ली तो गवर्नमेंट की जॉब करें, गवर्नमेंट की जॉब अगर नहीं लग पाई तो कोई प्राइवेट जॉब करें, कोई प्राइवेट जॉब नहीं लग पाई तो उसके बाद में अधिकतम कोचिंग देना शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते। और इस रेस में भी ऐसे लोग तो कंपटीशन में शामिल हो सके जो किताबी ज्ञान के ज्ञाता थे, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास किताबी ज्ञान नहीं था लेकिन एक विशेष योग्यता होने के बावजूद समाज निर्माण में ऐसे लोगों की भूमिका का निर्वहन हम नहीं ले सके। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें एक कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो वाकई सराहनीय है। पहली एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 1968 में, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में लाई गई, तीसरी बार एजुकेशन पॉलिसी आई 1992 में, लेकिन ये 1986 वाली ही एजुकेशन पॉलिसी थी, थोड़े बहुत इसमें बदलाव किए गए थे। तीसरी बार जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है इसमें कुछ बेहतर बदलाव किए गए हैं और बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। इन सारे बदलावों को जानने के लिए चलिए हम पहले समझते हैं कि 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें हैं क्या क्या प्रावधान। दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज है वो है कि अब शिक्षा व्यवस्था 10+2 की बजाय 5+3+3+4 हो गई है। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले स्टूडेंट्स क्या होते थे कि क्लास 10 तक सारे स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। 10वीं के बाद में 11वीं क्लास से उनको ये निर्धारित करना होता था कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है। आर्ट वाले सब्जेक्ट अलग थे, कॉमर्स वाले अलग थे और साइंस वाले अलग थे। यानी अगर वो अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस के कुछ सब्जेक्ट, कुछ ग्रुप है उनमें से सब्जेक्ट चूज करें, आर्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसमें से चूज करें और कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसमें से चूज करें। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा चेंज है कि अब स्टूडेंट्स क्लास 9th से अपनी फ्रीडम के सब्जेक्ट्स को चूज कर सकेंगे और जिन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें उनको पढ़ सकेंगे। यानी कि अगर आप मैथ के साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, अगर आप मैथ के साथ इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री तीनों पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रताएं दी गई हैं बच्चों को, वो अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट को चूज करके और पढ़ सकेंगे। 5+3+3+4 फॉर्मूले का मतलब ये है कि 5 साल पहले, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। 5 साल कौन सी? इन 5 साल में 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले स्टूडेंट्स को प्री प्राइमरी स्कूल की शिक्षा नहीं देती थी। पहले बच्चे केवल आंगनबाड़ी में जा सकते थे और उनकी शिक्षा क्लास 1 से शुरू होती थी। लेकिन अब प्री प्राइमरी स्कूल की भी शिक्षा होगी 3 साल तक और बच्चे इस स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे 3 साल से। यानी अब 3 साल का बच्चा स्कूल में जा सकेगा, जो कि वो प्ले वाले जो क्लासेज होती हैं LKG UKG उनमें पढ़ेंगे। और 3 साल तक पढ़ने के बाद में आने वाली जो 2 साल होंगी वो क्लास 1 और क्लास 2। पहला कंप्लीट हुआ यानी कि 5। अगला जो 3 है उसका मतलब है कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। यानी कि और फिर जो अगला 3 है वो 6, 7, 8 और जो आगे की 4 है +4 वो है 9th, 10th, 11th और 12th। अब जो मेजर चेंजेस आए हैं वो क्या क्या चेंजेस आए हैं? क्लास 6 से बच्चों को अब आप वोकेशनल कहो, प्रोफेशनल कहो या स्किल डेवलपमेंट कहो, ये शिक्षा दी जाने लगेगी। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो किताब में होशियार हैं, जो किताबी ज्ञान में होशियार हैं, केवल वही आगे नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि भाई वो कारपेंटर अच्छा बन सकते हैं तो उनको कारपेंटर सिखाई जाएगी और वो उसमें ज़्यादा बेहतर करेंगे। यानी कि उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्लास 6 से ही दी जानी शुरू हो जाएगी। और जब तक कि उनकी शिक्षा व्यवस्था कंप्लीट होगी, यानी जब तक मान लीजिए वो 12th करेंगे
तब तक ऐसे स्टूडेंट्स जो किताबों में होशियार नहीं थे, वो स्टूडेंट बाकी के कोई एक प्रोफेशन में होशियार हो सकते हैं और उसमें आगे निकल सकते हैं। भारत में बच्चों को स्कूल छोड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उनके माता पिता गरीब हैं और उन्हें लगता है कि वो नहीं पढ़ पाएगा हमारा बच्चा। उन्हें लगता है ऐसा, तो फिर वो स्कूल उसे नहीं जाने देंगे। उन्हें लगता है कि इसको किसी काम पर लगा दें ताकि उसमें बेहतरी हासिल कर ले और आगे चल करके ये कमाई शुरू कर दे। लेकिन अब उनके दिमाग में ये एक बात रहेगी कि बेशक पढ़ने में होशियार ना हो पाए, लेकिन कोई ना कोई काम तो सीख ही जाएगा। लेकिन याद रखें कि इसके लिए भी बहुत समय की ज़रूरत पड़ेगी, ये इतनी जल्दी लागू नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। देखो, अभी वर्तमान में कोडिंग के भारत में बहुत कम टीचर मिलते हैं, लेकिन अब क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि बच्चे टेक्नोलॉजी में भी क्लास 6 से ही जानकारी करने लगेंगे। एक और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का अब आकलन 3 स्तर पर होगा। पहले क्या होता था कि उनका जो परफॉर्मेंस होता था, तो उसका जो कार्ड होता था वो टीचर 1 साल में देते थे और टीचर बनाते थे। लेकिन अब क्या होगा, ये 3 स्तरों पर होगा। पहला कि बच्चा स्वयं खुद का मूल्यांकन करेगा। मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि भाई आपको 100 में से कितने नंबर देना चाहते हो अपने आप को, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हर स्टूडेंट को ये बोला जाएगा कि आप अपने हिसाब से अपना परफॉर्म बताएं। उसके अलावा वो जिन स्टूडेंट्स के साथ में रह रहा है, पढ़ रहा है स्कूल में, उन स्टूडेंट को भी मौका दिया जाएगा कि आप इनका मूल्यांकन करें। और तीसरे स्तर पर होगा टीचर के द्वारा मूल्यांकन, यानी उस स्टूडेंट के द्वारा खुद का मूल्यांकन, उसके सहपाठियों का मूल्यांकन और तीसरे स्तर पर टीचर का मूल्यांकन। 3 स्तर पर बच्चे का होगा मूल्यांकन। क्लास 12th के बाद में मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम अपनाया गया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए क्लास 12th के बाद में किसी स्टूडेंट ने कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग करने के लिए गया और इंजीनियरिंग की 1 साल उसने की, और 1 साल करने के बाद में उसे लगा कि मैं इसमें बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ या इसमें अब मेरा मन नहीं है, मैं किसी दूसरी चीज़ में मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता हूँ मान लीजिए। तो क्या होगा कि इंजीनियरिंग का अभी तक क्या होता था कि अगर उसने 1 साल पढ़ी, 2 साल पढ़ी, और मान लीजिए 4 साल किया, 3 साल किया, उसने 1 साल भी कम अगर छोड़ दिया तो उसकी पढ़ी हुई सारी की सारी पढ़ाई बेकार हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब मान लीजिए उसने 1 साल किया तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, अगर 2 साल किया तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और अगर उसने 3 साल किया तो उसको डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो किसी सब्जेक्ट में उसने किया और उसके बाद में अगर वो रिसर्च में जाना चाहता है उसी सब्जेक्ट में, तो उसकी डिग्री 4 साल की होगी। और इन्हीं आधारों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लक्ष्य रखा है कि 2 करोड़ बच्चे जो अपनी स्टडी बीच में ही छोड़ चुके हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनका रीनामांकन किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा दोबारा से पढ़ने का। और इसके अलावा क्या क्या मेजर चेंज हुए हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं इन सारे चेंजेस पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया है। दूसरा है सोशल एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। तीसरा है कि रचनात्मक गतिविधियों के लिए हर जिले में एक बाल भवन बनाया जाएगा। 5वीं क्लास तक रीजनल लैंग्वेज में स्टडी होगी, अर्थात बढ़ावा दिया जाएगा। और 6 से 8वीं क्लास तक मल्टीपल लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से ही 6% जीडीपी का, पूरी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन युद्ध भारत से कुछ ऐसे होते रहे बीच बीच में, जिसके कारण भारत को डिफेंस पर खर्च करना पड़ा और शिक्षा पर 6% खर्च नहीं हो पाया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, पहले इन्हें देखते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि बोर्ड एग्ज़ाम ईजी हो जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम ईजी हो जाएंगे यानी कि अब स्टूडेंट रट्टा मार बंद करेंगे, नंबरों की होड़ से बाहर निकलेंगे। बच्चों को प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए बच्चे ऐसी शिक्षा को प्राप्त करेंगे जो रोजगार देगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नामांकन होगा स्कूल में।
दोस्तों एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये पॉलिसी महज एक सैद्धांतिक पॉलिसी है, ये अभी व्यवहारिकता में तो लाई नहीं गई है। अब जैसे कि 1948 से ही भारत सरकार ने 6% GDP का शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आज तक तो खर्च हुआ नहीं है। अगर इसी तरीके से ये भी केवल सैद्धांतिक बन के रह गई तो फिर ऐसी पॉलिसी का क्या फ़ायदा। दूसरा कहते हैं कि अगर पॉलिसी लेके आनी थी तो आपको संसद में लेके आनी चाहिए थी। संसद में आप नहीं लेके आए इसे, आप अचानक अभी लेके आए, पॉलिसी तो पहले से तैयार थी, तो आपको इसको संसद से भी पास कराना चाहिए था। तीसरी बात कहते हैं कि आप 5वीं क्लास तक रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए, भारत सॉफ्टवेयर तकनीक में इतना आगे है और इसके अलावा भारत प्राइवेट रिमिटेंस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। प्राइवेट रिमिटेंस यानी भारतीय लोग जो बाहर विदेशों में काम करने जाते हैं तो जो पैसा कमा करके भारत में भेजते हैं उसे प्राइवेट रिमिटेंस कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आगे है भारत। क्यों? क्योंकि भारत की इंग्लिश जो बच्चे शुरू से ही सीखते हैं तो उनको विदेशों में नौकरियां ज़्यादा मिलती हैं। वहीं सॉफ्टवेयर तकनीक में भी भारत आगे इसलिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इनकी बेहतर है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे तो क्या ये सेक्टर प्रभावित नहीं हो सकता, ऐसा आलोचक कह रहे हैं। तीसरी बात एक और बोली है, इनका मानना ऐसा है कि आपने लक्ष्य इतने बड़े बड़े रखे हैं, लेकिन अगर आप स्कूल को, कॉलेज को अगर इंफ्रा सही मात्रा में उपलब्ध नहीं करा सके तो जाहिर है कि आप प्राइवेट सेक्टर का तो सहारा लेंगे ही लेंगे। यानी कुछ लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि भविष्य में कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है। आपको लगता है इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं तो आप मुझे कमेंट करें, पॉजिटिव पॉइंट और हैं तो आप कमेंट करें। इसके अलावा मेरी गलतियों को भी मुझे बताएं कमेंट करके। थैंक यू सो